हेलो नमस्कार, मैं नील अग्रवाल और अपने कक्षा 12 के सिलेबस की डे 40 में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमारा चैप्टर राजस्थान बोर्ड का चैप्टर संख्या 4, एनसीईआरटी का चैप्टर संख्या 2 चल रहा है। इसमें हमने काफी टॉपिक कर लिए। अब आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। इसे संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा भी कह देते हैं, क्योंकि आवेशों की स्थिति चेंज होने के कारण ये ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको स्थितिज ऊर्जा भी कह देते हैं। स्टोर्ड एनर्जी है ये संधारित्र में, और ये जो एनर्जी है इसी से संधारित्र जो है वो वर्क करता है। अब ये एनर्जी है क्या, हम स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से ये बात करते आए हैं और अभी आगे भी बहुत बार हम इस बात का यूज करने वाले हैं कि जब भी एनर्जी सोल्व करते हैं, बहुत बार हमने बात कर ली क्या सोल्व करते हैं, वर्क सोल्व करते हैं। कार्य सोल्व करोगे वही क्या होगी, वही एनर्जी होगी। हमें केवल ये देखना है कार्य किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म का फॉर्मूला हम उसमें यूज करेंगे, यानी वही कंसेप्ट काम में लेंगे जिससे रिलेटेड वर्क हो रहा है। अगर मान लो फोर्स लग रहा है, सबसे सिंपल 11th में जो आता है, किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है और उसमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। उसे ही अगर गति कर रही है वस्तु तो उसको गतिज ऊर्जा कह देते हैं। उसकी स्थिति में चेंज हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। वो भी फिर अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग बात करते हैं उन्हें, जैसे स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा अलग होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अलग होती है, पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा अलग होती है, तो वो सब चीजें अलग अलग है। यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि जो कार्य है वो किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहली बात तो संधारित्र में संचित ऊर्जा है क्या। संधारित्र को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जाएगा, हमें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वो किया गया कार्य ही क्या होगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में ये जैसे मैंने लिखी है, मेरे अकॉर्डिंग लिख ली मैंने, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं। कोई और इजी वे में समझ में आए तो और इजी वे में भी इसे लिखा जा सकता है। तो इसे सबसे शॉर्टली कह सकते हैं संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी संधारित्र को आवेश पहुंचाने में जितना कार्य हो रहा है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और वो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है। संचित ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं, या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वो सब एक ही बात है संधारित्र के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें कार्य कैसे होगा। देखो जब चार्ज देंगे, चार्ज अपने आप नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, वोल्टेज देना पड़ेगा। ये जो वोल्टेज है ये चार्ज को क्या करेगा, लेके जाएगा। यानी यहाँ जो कार्य हो रहा है किसके द्वारा, ड्यू टू वोल्टेज हो रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल हो रहा है, और वो चार्ज आवेश यहाँ जाएंगे, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जैसे आवेश पहले यहाँ पहुंच गया, मान लो कोई एक आवेश प्लस आवेश पहुंच गया, तो फिर वहां दूसरा आवेश जब आएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। पहले बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उस प्रतिकर्षण के विपरीत हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य कहां से होगा, वो विभव से होगा। तो विभव की फॉर्म में अगर कार्य की बात करें, ये हमने दो प्लेटें एज्यूम कर ली, डायग्राम देखो कैसे किए। संधारित्र की बात की तो संधारित्र कैसा हो सकता है, जो वृत्ताकार प्लेट भी हो सकती है, आयताकार, वर्गाकार, कैसी भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने दो प्लेटें मान ली, इस तरह से रखी गई है, वायर से कनेक्शन कर दिया बैटरी से, चाहे तो की लगा दें ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ से इसको क्या देंगे, चार्ज देंगे। चार्ज देंगे तो कार्य होगा। अब कार्य किसके फॉर्म में होगा, V की फॉर्म में होगा। तो V की फॉर्म में हमें पता है चार्ज की फॉर्म में कार्य क्या होता है, V की डेफिनेशन क्या है, W/Q है, ठीक है। या अगर इसे स्मॉल पार्ट में लें तो V क्या लेते हैं, dW/dQ स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में लें तो dW क्या आ जाएगा, V/dQ, और हम क्या करेंगे, कुल यहाँ कार्य निकालेंगे समाकलन से। अब देखो अगर हम यूं कहें अल्पांश थोड़ा आवेश देने के लिए कार्य की बात करेंगे तो कार्य भी थोड़ा होगा, और जब कुल निकालेंगे तो उसका थोड़ा जो पार्ट है उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यदि हम कहें कि इनिशियल स्टेज में थोड़ा आवेश दिया, अल्पांश आवेश दिया गया dQ, तो उसमें कार्य क्या होगा, dW होगा, और फिर वहां dW की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। तो संधारित्र को dQ आवेश देने में किया गया कार्य dW हो तो विभव की परिभाषा का तो V =dW/dQ। यहां से dW क्या आ जाएगा, V × dQ।
अभी समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 1 का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। समाकलन कैसे करें? अब देखिए यहाँ किसके रिस्पेक्ट में समाकलन, q के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन तब होगा जब q की फॉर्म में इसे वैल्यू पुट करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, हमें टोटल वैल्यू निकालने के लिए लिमिट चाहिए कि कहां से कहां तक हम इसमें वैल्यू ले रहे हैं। इनिशियल स्टेज में जब चार्ज दिए नहीं, जब बैटरी लगी नहीं है प्रारंभ में, तो यहाँ क्या होगा, चार्ज कितना है, 0 है। जैसे जैसे देना शुरू करेंगे इसे चार्ज, वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा और अंत में कितना जाएगा, जितनी इसकी एफिशिएंसी है मैक्सिमम आ सकता है। तो यहाँ Q जो है वो कैसा चार्ज है, वो इसका मैक्सिमम आवेश है और इनिशियली कितना है, 0 है। इसका मतलब यहाँ जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी, Q का मान कहां से चेंज होगा, प्रारंभ में 0 था और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना अधिकतम आवेश उस प्लेट पर संग्रहण की क्षमता है उतना आवेश उस पे आ सकता है। तो अधिकतम आवेश को हमने क्या मान लिया, कैपिटल Q मान लिया। तो 0 से कैपिटल Q के बीच में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 का Q इज इक्वल टू 0 से Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है के मध्य समाकलन करने पर तो ये आ जाएगा W, कुल मान हो जाएगा ये, तो ये ऊर्जा हो, इसी को U लिख देंगे हम। वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q V इंटू dQ। अब देखो यहाँ Q की फॉर्म पुट करना है हमें, तो अपने पास सबसे सिंपल डेफिनेशन है क्या, Q बराबर CV। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाय C, क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में, Q की फॉर्म में इंटीग्रेशन है, तो Q की फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। तो कोई ज्यादा नई बात यूज नहीं कर रहे हैं, सब चीजें हमारी पढ़ी हुई है। ये डेफिनेशन विभव की सबसे सिंपल परिभाषा है, उससे लिए हमने कुल कार्य निकाल लेंगे, कार्य जो है वही ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ कार्य जो विभव के द्वारा किया जा रहा है, वोल्टेज जो अप्लाई होगा उसी से चार्ज आगे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे Q बाई C, तो W को ही क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। ये बात ध्यान रखिए, U इज इक्वल टू Q बाई C dQ फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। सोल्व कर ले, 1 अपॉन C कांस्टेंट है, 0 टू कैपिटल Q, Q dQ। वैल्यू पुट करते हैं यहां, Q का इंटीग्रेशन करेंगे Q स्क्वायर बाय 2 x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला लग जाएगा। तो Q की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 1 अपॉन C, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहां आ जाएगा U इज इक्वल टू 1 बाय 2C। 2 को बाहर निकाल लो, क्योंकि लिमिट किस में रखेंगे, जो वेरिएबल वैल्यू है उसमें रखेंगे, Q की जगह कैपिटल Q रखेंगे। तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आ गया U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। एक फॉर्मूला तो ये आ गया है इसका। अगर आपको प्रूफ करने को कहा जाए तो आप यहां तक प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस फॉर्मूले को 3 फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमें क्वेश्चन में जैसी वैल्यूज दे रखी है उसी की फॉर्म में हमें पता होना चाहिए। अब देखो अपने पास कैसे कन्वर्ट कैसे करें, 3 वैल्यूज हैं Q, C और V। 3 वैल्यूज है अपने पास Q इज इक्वल टू CV में, यानी कैपेसिटर की जब बात करें, कैपेसिटेंस की जब बात करें, संधारित्र की धारिता की, तो उसमें 3 वैल्यू आती है, चार्ज, वोल्टेज और उसके धारिता C। तो यहां से क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को इन 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तीसरा इन 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने पास कौन सी फॉर्म आ गई, Q और C की फॉर्म आ गई। अब अपने क्या, अगर अपने कन्वर्ट करें C और V की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम लोग क्या करना है, C और V की फॉर्म में क्यों नहीं आएगा, C और V की फॉर्म में क्या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसलिए Q को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए एक ही फॉर्मूला अपने पास Q इज इक्वल टू CV। अब हमने कैपिटल Q मान लिया इस मैक्सिमम वैल्यू को, इसलिए इस फॉर्म में अपने रख दें, यहां Q इज इक्वल टू क्या रख दो, CV रखने पर, अब CV रखेंगे तो एक फॉर्मूला नया दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला
इसकी जगह रखेंगे सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, c से c कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 cv स्क्वायर। इस फॉर्मूले का थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। जहां तक न्यूमेरिकल आता है तो इसी फॉर्म से पूछ लिया जाता है। वैसे देखें तो ये एनर्जी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखने में दिक्कत भी नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी लेते हैं पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर, तो ये भी देखो 1/2 mv स्क्वायर फॉर्म है। वो बात अलग है, वहां भी का मतलब अलग है, यहाँ भी का मतलब अलग है। वहां भी का मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यहाँ भी का मतलब क्या है पोटेंशियल है, वोल्टेज है, और सी का मतलब आयन का मतलब मास ऑफ पार्टिकल होता है, कण का द्रव्यमान। यहाँ सी का मतलब क्या है धारिता है, संधारित्र की। लेकिन सिमिलरिटी है कि वो भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, तो U इज इक्वल टू 1/cv स्क्वायर थोड़ा सा माइंड में जल्दी जो है क्लिक हो जाता है। तो U इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर, ये इसकी दूसरी फॉर्म आगे भी इस फॉर्म का यूज करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्म थोड़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको इस फॉर्म में दे दें तो देखो आप केवल क्या एक फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, जैसे ये रखिए आपने 1/2 cv स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज और वोल्टेज दे रखा है, सी है ही नहीं और अपने को फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला याद है 1/2 cv स्क्वायर, तो अगर क्वेश्चन में q और v दे रखे हैं, c नहीं है इसका मतलब c को हटा दो, c इज इक्वल टू क्या रखेंगे c इज इक्वल टू q बाय v रख देंगे। q बाय v रखोगे तो वापस वही फॉर्मूला पहुंच जाएगा। तीसरी बात q c में आ गया और c v में आ गया, ठीक है, और कौन सा रह गया q v में रह गया, q v में। तो यहाँ क्या आना चाहिए q और v आएगा इसके अंदर, q और आना चाहिए, तो c को हटा दें, यहाँ से c की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ q इज इक्वल टू क्या है cv से, c इज इक्वल टू क्या देगा q अपॉन v रखने पर ये मान रख दें, ये मान रखेंगे तो u इज इक्वल टू क्या देगा 1/2, ऐसा कैसा c की जगह क्या रखोगे q अपॉन v इंटू v स्क्वायर, v से v कैंसिल आउट हो गया, u इज इक्वल टू आ गया 1/2 q इंटू v। तो ये आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज हो जाता है, या डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, या कंपटीशन की बात करें तो वहां ऑप्शन में अगर ये अपने को तो ये याद है 1/2 cv स्क्वायर नॉर्मली याद रह जाता है सभी के, ये याद है, बाकी दोनों फॉर्म याद नहीं है, तो अब ऑप्शन में इन दोनों फॉर्म में से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए देखो याद रखने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, केवल ये अगर हमें पता है 1/2 cv स्क्वायर तो आप q इज इक्वल टू cv जो प्रिंसिपल है इसका कैपेसिटर का वो ध्यान रखें और उसमें वैल्यू क्या करें पुट कर दें। जो भी आपको दे रखी है उस वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू वहां नहीं आनी चाहिए उसको हटा दो, फॉर्मूला एक ही है q इज इक्वल टू cv। जैसे अगर अपने पास ये है सी, अपने को ये याद है और अपने को क्वेश्चन में दे दिया q और v दे दिया, चार्ज और पोटेंशियल दे दिया, तो क्या करें q यहाँ c आ रहा है, ठीक है, v दे रखा है तो v तो अपने को चाहिए, c नहीं है अपने पास, c नहीं चाहिए तो c को हटा दो, ऑटोमेटिक वही फॉर्मूला पड़ जाएगा जो हमें चाहिए, जिस फॉर्मूले में चाहिए वही फॉर्मूला पड़ जाएगा। तो ये इसके जो ऊर्जा के लिए समीकरण जो हमने 2, 3 और 4 निकाली है, तीनों समीकरण किसको व्यक्त करती हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त करती है। इससे हम किसी भी संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं इसे, संचित ऊर्जा को ये ध्यान रखें, स्थितिज ऊर्जा यही है इसकी स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो समीकरण रिजल्ट लिखना चाहे तो समीकरण 2, 3 व 4 संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र हम पढ़ चुके हैं, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फॉर्मूला हमने डेराइव किया संचित ऊर्जा के लिए। अब संचित ऊर्जा है उसी का घनत्व आएगा। घनत्व क्या होगा, इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा। अब यूं कहेंगे प्लेट का तो क्षेत्रफल है तो इसका तो आयतन होगा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ दो प्लेटें हैं, ये आप ध्यान रखें, हम इस बात को लिखेंगे नहीं, इनके अंदर डेरिवेशन में हर चीज नहीं लिखी जाती है।
समझने के लिए जरूरी है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो ये भी क्या करेगी, ये भी एक घनाभ की आकृति की तरह व्यवहार करेगी, यानी जो पूरी एनर्जी है वो इस पार्ट में है। जैसे कैपेसिटर अपने लाते हैं, कंडेंसर जो सेल, पंखे का सेल होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर दो वायर होती है, वही दोनों वायर जो है वही क्या है, वही प्लेटें हैं। उनके बीच में एक, उसको काट के देखा जाए, प्लेट से इजी वे में काट सकते हैं, देखा जाए तो एक मोम टाइप, एक रबड़ टाइप कुछ अंदर भरा रहता है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है वो। तो वो पूरा पार्ट मिलके ये जो गोलाकार पार्ट जो बना दिया, बेलनाकार पार्ट जो बना दिया जाता है, वो पूरा पार्ट ही क्या होता है, पूरा पार्ट ही संधारित्र होता है। और उसी में अब उसका तो आयतन निकल सकता है पूरा, इसलिए उसके इकाई आयतन की जो ऊर्जा होती है वही क्या होती है, वही वहां ऊर्जा घनत्व होती है। तो ये कह सकते हैं संधारित्र की इकाई आयतन में। अब संधारित्र का आयतन कैसे निकाले, इसकी, इसका जो क्षेत्रफल है वो a है, इसका भी a है, बीच की दूरी क्या हुई, d हो गई, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी जो होती है वही क्या होता है, वही आयतन होता है। ये बात ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो कि समांतर प्लेट संधारित्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो संधारित्र की इकाई आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब इकाई आयतन के लिए क्या करें, ये जो ऊर्जा है तीनों पार्ट कोई भी ले लें, सभी से सोल्व हो जाएगा, ये किसी के लिए रटने की जरूरत नहीं है कि अब ये तो कुल ऊर्जा हो गई, इसमें क्या करें, आयतन का भाग देते हैं। तो आयतन क्या होगा, संधारित्र का आयतन बराबर a इंटू डी, क्षेत्रफल गुणा दूरी, ये आ गया। अब कुल ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्या होगी, 1/2 CV²। ये फॉर्मूला कोई भी ले लो आप, किसी से भी सोल्व कर लो, ये ले लिया हमने। अब देखो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो U इज इक्वल टू 1/2। अब देखो C की जगह यहां मान लिख देता हूं मैं, ये रेड मार्कर से लिख देता हूं यहां, C इज इक्वल टू क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में। तो यहाँ इसको विद्युत क्षेत्र, यहाँ ये भी लिखा जा सकता है विद्युत क्षेत्र के रूप में, याद कीजिए, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में प्राप्त होता है ध्यान रखिए। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू आ गया V अपॉन डी, ये दोनों मान रख दें इसमें यहां, और फिर AD का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और V की जगह रख देंगे, सॉरी V की जगह अपने को V है तो ED रखना है, तो ये रख देंगे ED का स्क्वायर, ये आ गया। A की बात सोल्व कर लेंगे इसे, दूसरी बात AD का क्या कर देंगे, डिवाइडर कर देंगे AD का, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सोल्व कर लेते इसे। इकाई आयतन के लिए U अपॉन क्या करें, आयतन का भाग कर दें, तो ये इधर भी भाग कर दें, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट, और V का मान रखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, ED, तो E² D² डिवाइडेड बाय ये D एज इट इज है ही, और एक AD ये हो रखते हैं A इंटू डी, A से कैंसिल हो गया, D² से D² कैंसिल हो गया, तो ये ऊर्जा घनत्व U जो है उसको घनत्व लिख दिया हम U अपॉन AD। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब है हमने U अपॉन AD को क्या लिख दिया, ऊर्जा घनत्व, और जिसको किसे लिखा है, U के नीचे हमने लिख दिया घनत्व, UD भी लिख सकते हैं, D को डेंसिटी, या U रो भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ध्यान रखें, ये जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो वहां मैग्नेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, तब भी ऐसा ही एक फॉर्मूला आएगा, केवल E की जगह B हो जाएगा और एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। तो वहां भी इस तरह के रिजल्ट ही काम आएंगे अपने पास, सेम विद्युत क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से लगभग सिमिलर है।
तो वहां जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। आप इसको ध्यान रखिए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप इनमें से भी कोई भी वैल्यू लेकर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर भी सोल्व किया जा सकता है। घनत्व के मामले में केवल आपको इतना ध्यान रखना है, घनत्व होता क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा जो है वही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। आयतन का डिवाइड करना, आयतन को समझने के लिए हमें पता है चालक प्लेट, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच कुछ दूरी है d है। तो वो दोनों अगर दोनों मान लो वर्गाकार है और बीच की दूरी भी उतनी है जितनी भुजा है, तो एक घन की आकृति बनेगी, यानी कुल मिला के उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, अगर मान लो बीच की दूरी कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो वो एक घनाभी आकृति बन जाएगी क्यूबॉइड, तो उसका भी हम आयतन निकाल सकते हैं। तो उस पूरे भाग के अंदर वो ऊर्जा होगी जो ऊर्जा है आवेशों के द्वारा संचित, इसलिए इसके इकाई भाग में निकालेंगे, इकाई भाग का मतलब इकाई आयतन में, तो उसके आयतन का हमें कुल ऊर्जा में डिवाइड करना है। कुल ऊर्जा हम सोल्व कर चुके हैं और इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1/2 CD स्क्वायर, और कुल आयतन क्या आ गया, क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो क्षेत्रफल A है, दूरी D है। चाहे तो हम लिख सकते हैं, माना कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A और उनके मध्य की दूरी D है, बाकी हमें पता है, हम ये लेकर चलते हैं। और दूसरी बात, फिर जब इसको हमने AD आ रहा है, देखो AD आ रहा है, तो इसको भी A और D की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, इसलिए हमने इसको यूज किया है। तो C का फॉर्मूला हमें पता है, A की फॉर्म में A∝ D होता है, और B का फॉर्मूला पता है, V क्या होता है, ED होता है। तो यहाँ B की जगह ED रख देंगे और C की जगह A∝D रख देंगे। अब ये एज इट इज है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये तो आ गया कुल ऊर्जा का मान, और अपन क्या निकालना, ऊर्जा घनत्व। तो घनत्व के लिए आयतन का भाग कर दे इकाई आयतन में के लिए ऊर्जा, ठीक है। तो ये इकाई आयतन के लिए ऊर्जा है, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये ऊर्जा घनत्व है। तो U/AD हो गया इज इक्वल टू 1/2, और ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2 ε0 E²। समीकरण नंबर इसे 1 दे दें, तो समीकरण 1 जो है वो क्या है, संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व है। और दूसरा अगर ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के रूप में, ये भी बात आप नोट कर लें, इसे ये भी कहा जा सकता है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र के रूप में ही है, भी ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र के रूप में, तो उसी फॉर्म में है ये भी। तो अब ये आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डे 41 में जब जाएंगे तो इसके 1-2 टॉपिक और हैं, उनको और सोल्व करेंगे। लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं, हम चैप्टर कंप्लीट होने के, शायद 1-2 टॉपिक बाकी है इसके, वो भी देख लेंगे। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हम और करेंगे। तब तक आप इनकी न्यूमेरिकल्स वगैरह इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़े, अच्छी तरह से समझे, फिर रफ कॉपी में जरूर उसको लिख के देखें, ताकि आपको उसका पता रहेगा कितना हमें जो पढ़ा है वो कितना गेन हुआ या नहीं हुआ है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।